हाय गाइस, नाउ हम जो है नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस आगे के करेंगे पेपर 2 के। ठीक है, आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखे हों। अभी हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है कि मुंबई रिसीव्स अबाउट 190 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो मुंबई करीबन करीबन 190 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल रिसीव करता है ड्यूरिंग द समर मानसून्स। तो जब गर्मियों के टाइम पे जब मानसून आता है, समर मानसून के टाइम पे मुंबई करीबन 190 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, हाई रेनफॉल रिसीव करता है। बट एट द सेम टाइम क्या होता है, पुणे के अंदर आपको 150 टू 160 किलोमीटर जो है इससे वो करीबन सिर्फ 50 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एट द सेम टाइम इसका हमें रीजन देखना है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल और प्रोबेबल कॉज फॉर दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो आप जब लोकेशन देखोगे, ये आपका जो है सदर्न पार्ट है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आता है मुंबई, यहाँ आता है नासिक, यहाँ आता है पुणे। ठीक है, अब ये जो पुणे है ये पड़ता है इस वेस्टर्न घाट्स के रेन शेडो रीजन के अंदर। रेन शेडो यानी कि रेन की परछाई, यानी कि जिस एरिया के अंदर रेनफॉल नहीं होता, वेस्टर्न घाट्स से ही जो है टकरा के, और वो ईस्ट साइड में जो है बरसात यहाँ पर जो है इस साइड में जो कर देती है कोस्ट पर। इस वजह से जो है पुणे के अंदर, इवन नासिक के अंदर और जितने भी जो इधर के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उन सारे पार्ट्स के अंदर आपको रेनफॉल कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द कोस्ट। ठीक है, कोस्ट के कंपैरिजन में। सिंपल यही रीजन है इसका। अब देखते हैं क्या बोला गया है। पहला पॉइंट जो बोलता है कि पुणे इज अवे फ्रॉम द कोस्ट। ये बात तो ठीक है कि पुणे है अवे से कोस्ट से, ये दूर है कोस्ट से। द मॉनसून ड्राइज अप बाय द टाइम दैट दे रीच दिस प्लेस। ऐसा तो है नहीं है, ड्राई अप होते नहीं है क्योंकि वहां तक पहुंचते नहीं है एक तरीके से। ठीक है, वो ड्राई अप नहीं होते क्योंकि वो पहुंचते ही नहीं है। एक्चुअली में क्या रीजन है, ये वेस्टर्न घाट्स की वजह से वो रेन शैडो रीजन के अंदर आ जाता है, रेन शैडो रीजन के अंदर आ जाता है। ठीक, दूसरा देखो, मुंबई इज एट द कोस्ट वाइल पुणे is located in the rain shadow area of the western घाट्स। तो सीधी सी बात है, वेस्टर्न घाट्स के रेन शेडो एरिया के अंदर ये आ जाता है। इसी वजह से क्या होता है, रेनफॉल नहीं होता है। तो ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विद रेफरेंस टू द रिवर लूनी। जो रिवर लूनी आपको देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, रिवर लूनी आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। क्वेश्चन कह रहा है विद रेफरेंस टू द रिवर लूनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है, रिवर्स दे देते हैं और उनके लिंक्ड करके, रिवर्स को लिंक्ड करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये रिवर एक्चुअली में क्या क्या, कहाँ रीजन से निकल रही है, क्या क्या स्टेटमेंट्स है, किस एरिया से प्रोड्यूस हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, किस बंगाल की खाड़ी में या बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में अपने आप को ड्रेन कर रही है। ठीक है, या फिर कोई नेशनल पार्क है फेमस, वो जो है। तो ये सारी चीज़ें जो है निकाल के लाते हैं ये जितने भी सारे एग्जाम्स हैं। इसमें भी हमें सेम चीज़ें देखनी है विद रेफरेंस टू द लूनी रिवर। तो पहला जो बोल रहा है कि इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ खंबात। कह रहा है ये गल्फ ऑफ खंबात के अंदर गिरती है। एक्चुअली में क्या होता है हम देखते हैं। ये है आपका, हम राजस्थान बना देते हैं, उससे आपको समझ में आएगा लूनी का जो है क्या जो है सीन है। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट की ड्रॉ करते हैं। वेस्टर्न पार्ट में इस तरीके से ये यहाँ से लूनी आती है ये। ठीक है, ये है लूनी। अब ये आगे गुजरात वाला रीजन, गल्फ ऑफ कच्छ वाला रीजन। ठीक है, बात क्या कह रहा है, ये गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिरती है। बट ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। होता क्या है, लूनी लैंड से ओरिजिनेट होके
लैंड से ओरिजिनेट होके लैंड के अंदर ही जो है अपने आप को सुखा देती है। कहाँ? कच्छ, गुजरात के कच्छ रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर ये रन ऑफ कच्छ है। गल्फ तक पहुंचती नहीं है, गल्फ तक तो ये पहुंचती ही नहीं है, ये लैंड से ओरिजिनेट होके लैंड पर ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो लैंड से ओरिजिनेट होके लैंड पर खत्म हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या रखा है? दूसरा, इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ कच्छ, नीदर इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ खामबाद, नीदर इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ कच्छ। तो दोनों में से कहीं भी क्लोज नहीं करती है। दूसरा देखो क्या कह रहा है, इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान एंड मर्जेस विद द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये भी गलत है। इट इज द लॉस्ट इट इज लॉस्ट इन द मार्शी एंड सैंडी एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ, ये बात ठीक है। ये मार्शी और जो जो सैंडी एरिया है रन ऑफ कच्छ का, वहाँ पर जो दलदली एरिया है वहाँ पर जो है अपने आप को विलुप्त कर लेती है। ठीक है, तो ये कहीं भी किसी भी वाटर बॉडी में जाके नहीं मिलती है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अगर देखो महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, कावेरी रिवर, तापी रिवर, स्टेटमेंट क्या है? राइजेस राइजेस राइजेस, उनके ओरिजिन केसेस को जो है दे दिया है, और हमें क्या करना है, हमें तीन को सही बताना है और एक को हमें गलत सोचना है। तो हमें, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस रीजन के अंदर, जब आपको रीजन बताओगे आसानी से लोकेट कर पाओगे इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो महानदी रिवर, मैंने आपको अमरकंटक के साउथ में इसका ओरिजिन बताया था। ठीक है, अमरकंटक पड़ता है कहाँ पर, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ठीक है, maybe सेकंड। नीचे से थोड़ा सा खराब सा बना है, बट हमें सेंट्रल इंडिया की ज़रूरत है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये जो है करीबन ये हिस्सा जो है वो एमपी का है, और ये जो है छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, यहाँ झारखंड है, यहाँ यूपी आ जाता है। ठीक है, यहाँ उड़ीसा आ जाता है। अब देखो नोट करने की चीज़ क्या है कि इस जगह पर पड़ता है अमरकंटक, यानी कि दोनों के बॉर्डर पर छत्तीसगढ़, कुछ हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ के अंदर भी आता है और कुछ हिस्सा जो है वो एमपी के अंदर भी आता है। यहाँ से नर्मदा जाती है, यहाँ से तापी जाती है। अमरकंटक से दो रिवर्स है, नर्मदा एंड सोन। सोन जो है गंगा जी में जाके मिल जाती है, ये ऊपर जो है सोन जा रही है, इधर नर्मदा जा रही है, इधर तापी जा रही है। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है महानदी, जो कि इसके साउथ से, इससे नहीं, इसके साउथ से ओरिजिनेट होती है, साउथ से, और जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर से ही प्रोड्यूस हो रही है। देख रहे हो लोकेशन, छत्तीसगढ़ के अंदर से ही प्रोड्यूस हो रही है और बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। ठीक है, दूसरा देखो, गोदावरी रिवर ओरिजिनेट और राइजेस इन महाराष्ट्र। अब यहाँ पे आ जाओ महाराष्ट्र में, यहाँ पर जो है पड़ता है नासिक, और इसी के पास से जो है गोदावरी निकलती है। मैंने आपको कल के जो लेक्चर है उसके अंदर ही बताया था, जो प्रीवियस क्वेश्चन से उनके अंदर जब देखोगे, जब पता चल जाएगी आपको। और ये भी जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, नासिक साउथ में पड़ता है, महाबलेश्वर पुणे के पास में, महाबलेश्वर वहाँ पे रिवर कृष्णा का मैंने आपको ओरिजिन बताया था। ठीक है, कावेरी यहाँ पर था, वैगई यहाँ पे था, ये भी देखे थे हमने, राइट। यहाँ पे कृष्णा रिवर हो गया, कृष्णा, गोदावरी। अब गोदावरी के क्लियर हो गए। कावेरी रिवर राइजेज इन तेलंगाना। अब कावेरी कहाँ पढ़ा था हमने? कावेरी पढ़ा था सदर्न इंडिया के अंदर। ठीक है, तेलंगाना कहाँ पड़ता है? इस जगह पर। ठीक है, ये जो पार्ट जो है आंध्र प्रदेश के पास, वहाँ पड़ता है तेलंगाना। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। हमसे कावेरी का जो है वो आता है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, कर्नाटक, सदर्न कर्नाटका के लगभग सदर्न कर्नाटका के अंदर, यहाँ पे कर्नाटका आ जाता है ना। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर कावेरी जो है उसका ओरिजिन केस है कावेरी का, बट तेलंगाना नहीं है। दूसरा लास्ट देखो, तो हमारा आंसर जो हमसे नॉट करेक्ट हो जाएगा सिंपली, जो कि सी हो जाएगा। डी ऑप्शन देख लो, तापी रिवर राइजेस फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये बात भी ठीक है, तापी मध्य प्रदेश से राइज होती है, बट अमरकंटक से नहीं होती है, ये बात जरूर याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बैतूल से राइज होती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। मुताई एक जगह है, मुताई इन बैतूल,
बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आई होप आपको ये चीज़ें, सिंपल सिंपल चीज़ें जब आप एक बार याद करने लग जाओगे ना, सारे जो क्वेश्चन याद रखोगे मैप के थ्रू, आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से होंगी। मैं क्यों हर एक क्वेश्चन की बात जो है मैप बना देता हूँ हर एक क्वेश्चन पर, बिकॉज आप जो है ज्योग्राफी को इस तरीके से ही लिंक करने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट जब हम हिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखेंगे तो हम उनको भी इसी तरीके से करेंगे, देखना थोड़ा सा मजा आता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, पहला कह रहा है कि द गंगा हैज अ मैक्सिमम फ्लो फ्रॉम जनवरी टू जून। कह रहा है कि जो गंगा का जो मैक्सिमम फ्लो है वो जनवरी से जून के टाइम पे जो है ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं। झेलम हैज अ मैक्सिमम फ्लो इन मई एंड जून। ठीक है, गोदावरी हैज 2 मैक्सिमा ऑफ वाटर फ्लो। ठीक है, एंड लास्ट में नर्मदा हैज अ मैक्सिमम फ्लो इन जनवरी एंड जुलाई। अब एक चीज आपको अगर कॉमन दिख रही हो इन सब चीजों में, जो एक चीज नोटिसेबल दिख रही हो, ठीक है, हम उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसके बाद कहा लास्ट में जो है नर्मदा, नर्मदा हैज अ जो है मैक्सिमम फ्लो है वो जनवरी से जुलाई है। नर्मदा जो है वो वाटर से फेड है, यानी कि बरसात से इसको जो है पानी मिलता है, वाटर फेड है। वहाँ ग्लेशियर तो है नहीं है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक के अंदर कोई ग्लेशियर नहीं है, ये ओरिजिनेट होती है, ये जब बरसात होती है उसी की वजह से इसमें ज़्यादा पानी फ्लो होता है नर्मदा के अंदर लार्जली। ठीक है, तो नर्मदा जो है वाटर फेड है, तो इस टाइम पर जो है बरसात तो कम होती है जनवरी से जुलाई में, तो इस टाइम पर इसके अंदर मिनिमम वाटर देखने को मिलता है, मिनिमम वाटर देखने को मिलता है नर्मदा के अंदर। तो नर्मदा हैज़ अ मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम जनवरी टू जुलाई, क्योंकि जो इसका जो कैचमेंट एरिया है, इसको वाटर और इसको जो है पानी जो है रेनफॉल से रिसीव ही नहीं होता है। ठीक है, और इसका जो वाटर फ्लो है वो राइज होता है कब? जस्ट इसके बाद में, जैसे ही मानसून सीजन आता है, जैसे ही इसका जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया क्या होता है? जहाँ से भी किसी रिवर का जो है पानी आ रहा है, उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह ये सब, ठीक है, वो सब जो है बना के इसका एक कैचमेंट एरिया होल्ड करती हैं। सिंपल। बाकी बचे ऊपर तीनों, देखो पहला गंगा का ये बात जो है कि ये एक ग्लेशियर से प्रोड्यूस होती है, गंगोत्री। ठीक है, ये जो है और इनका जो वाटर फ्लो है वो जनवरी से जून आपको देखने को मिलता है, और झेलम का भी जो है मैक्सिमम जो है वो मई से जून देखने को मिलेगा, और गोदावरी के 2 मैक्सिमम, दो जो है टाइम ऐसे आते हैं जब आपको वाटर फ्लो है आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो हमारा है ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बाकी जो लास्ट वाला था कि नर्मदा का जो मैक्सिमम वाटर फ्लो है जनवरी से जुलाई के बीच में देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। इट वॉज रॉन्ग। वाई? क्योंकि ये जो है वो रिवर वाटर रेनफॉल से जो है फेड रिवर्स है, तो क्या होता है, इनको पानी तभी मिलता है जब मानसून आता है, और वो आता है जुलाई के बाद में, जून जुलाई के बाद में। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, और जब एक बार ये आपके आपके हाथ में आ जाएंगे ना, once they are in your hand, you will be able to do lot of questions very easily. So try to focus on this. Next question है the Dead Sea. The Dead Sea is so named because virtually nothing lives in it, as it has 30% concentration of salt. जो डेड सी है, it is so named because virtually nothing lives in it, as it has 30% of concentration of salts as well as minerals. कह रहा है कि जो डेड सी है उसके अंदर जो है ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो लाइफ फॉर्म मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन जहाँ भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट अराउंड 30% होता है। 30%, इट इज़ टू मच। ठीक है, जब इतना देखने को मिलता है तो क्या होता है, यहाँ पर लाइफ फॉर्म नहीं है। इसी वजह से कहते हैं कि डेड सी में अगर आप जाओगे तो वो, अगर आप वैसे पानी में लेट जाओगे तो आप कभी डूबो भी नहीं। ठीक है, आप वैसे कूदोगे, नॉर्मली भी आप जंप करोगे तब भी इसके अंदर आप डूबोगे नहीं, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई डेंसिटी।
वेरी हाई डेंसिटी, ठीक है। दूसरा, while a normal sea has a relatively high percentage of sodium and chlorine, the Dead Sea is very low on these minerals and high on potassium, magnesium, bromide and calcium minerals। ये बात ठीक है कि नॉर्मली क्या होता है, जब नॉर्मल सीज होते हैं उनमें जो है सोडियम क्लोराइड NaCl जो है आपका जो है ठीक ठाक मिल जाता है, बट इसके अंदर अदर मिनरल्स की प्रेजेंस भी जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, खासकर भी पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइड हो गया, कैल्शियम मिनरल्स हो गए, इनकी प्रेजेंस भी जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी वजह से क्या होगा, यहाँ की जो सैलिनिटी है इसके इन्वायरमेंट को, इसके रीजन, इस डेड सी के इन्वायरमेंट को वेरी हार्श बना देती है। हार्श इन्वायरमेंट जो है वो बना देती है, जिससे की वजह से जो एनिमल्स जो होते हैं वो यहाँ पर फ्लॉरिश नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पर जो मरीन एनिमल्स होते हैं वो फ्लॉरिश नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इस इन्वायरमेंट को कोप अप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये जो है डेड सी, ये आपका आता है कहाँ पर, जॉर्डन के अंदर, जॉर्डन रिफ्ट वैली, वहां पर ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 बात कर रहा है, हमें बताना है करेक्ट आंसर, दो ऊपर दिए गए स्टेटमेंट पे हमें क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, नर्मदा नर्मदा इज साइड is said to be the flowing in old rift valley, said to be flowing in the old rift valley। ये बात भी ठीक है, कैसे बताता हूँ आपको, कि जब इंडिया का मैप बनाते हैं, ठीक है, ये देखो, ये आता है विंध्यास, ये आता है सतपुरास, ठीक है। अब दो हाइट्स के बीच में इस तरीके से है विंध्यास सतपुरास, ये वैली बनी हुई है पूरी, ठीक है। इसी वैली में क्या फ्लो कर रही है, नर्मदा। तो ये ओल्ड रिफ्ट वैली है, ये रिफ्ट से पैदा हुई थी, क्या हुआ था, ये ब्लॉक माउंटेन के टाइप से, इसमें इस तरीके से हुआ था, इस तरीके से, मान लो अगर ये कोई लैंड थी, ठीक है, इसमें इस बीच में एकदम से कोई फोर्स, अंडर अर्थ के अंदर एक फोर्स लगा, उसमें क्या हुआ, इस तरीके से रिफ्ट पैदा हो गई, ठीक है। तो ये माउंटेन और ये रिफ्ट वैली, ठीक है। वही ये रिफ्ट जो वैली है, ओल्ड रिफ्ट वैली है, जिसके अंदर नर्मदा फ्लो कर रही है, ठीक, सिंपल सा ये स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ठीक है। दूसरा, मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेडेड स्ट्रीम। अब ब्रेडेड रिवर क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारे रिवर चैनल्स चल रहे होते हैं, टू मैनी रिवर चैनल्स, छोटे, ठीक है, जो बहुत सारे जो है चल रहे होते हैं एक साथ, बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क होता है, छोटी सेपरेटेड बाय स्मॉल, और जो है बीच में आइलैंड पड़ जाते हैं, कुछ भी आ जाए, जैसे मान लो ये रिवर चल रही है, यहाँ पर जमा हो गए सेडिमेंट्स, रिवर से ऐसे निकलने लगी, ठीक है, फिर यहाँ पे जमा हो गई, फिर ऐसे निकलने लगी, फिर यहाँ पे जमा हो गई, यहाँ पे जमा हो गई, फिर ऐसे निकलने लगी, ठीक है, और बाद में जाके जो है सब जो है एक ब्रह्मपुत्र में ही बन गई, एक ही में बन गई। तो इस तरीके की टोपोग्राफी जो होती है उसको बोलते हैं ब्रेडेड रिवर चैनल, और रिवर हैज अ ब्रेडेड स्ट्रीम, एग्जाम्पल ऑफ ब्रेडेड स्ट्रीम। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो करेक्टली इसका जो है एक एग्जाम्पल है। तो इसके जो है दोनों आंसर सही होंगे, दोनों ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, ये आप याद रखना है, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्या बताना है हमें, नॉट ट्रू, सिंपल, नॉट ट्रू जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है वो बताना है। पहला, घग्गर्स, जो रिवर घग्गर जो है, और उसकी बात कर रहा है कि घग्गर का जो वाटर है इज यूटिलाइज इन द इंदिरा गांधी कैनाल। ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल जो है ये आई है कहाँ से, हरके बैराज से, ठीक है, हरके बैराज
जो कि किसके कन्फ्लुएंस में पड़ता है, रिवर सतलज एंड रिवर ब्यास। तो सतलज और ब्यास के कन्फ्लुएंस में पड़ता है हरकी बैराज। ठीक है, इसका यूज किया था, इन दोनों का जो पानी जो कंबाइन किया दोनों का रिवर का, ताकि जो है राजस्थान के अंदर इन दोनों को कंबाइन करके ताकि यहाँ राजस्थान के अंदर जो है वो ड्रिंकिंग के लिए प्लस इरिगेशन के लिए वाटर जो है वो अवेलेबल हो सके। ड्रिंकिंग प्लस इरिगेशन दोनों के लिए जो है पानी अवेलेबल हो सके हर के बैराज से, रिवर सतलज एंड रिवर ब्यास, ना कि रिवर दज्जा। ठीक है, दूसरा देखो, हमें गलत बताना था, यही स्टेटमेंट गलत है बस। तो जाहिर सी बात है तीनों तो ठीक होंगे। नर्मदा राइजेज अमरकंटक, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। पैन गंगा एज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। ठीक है, पेन गंगा जो है वो ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। गोदावरी कहाँ से निकलती है, छोटा सा मैं बना के जल्दी से देख लेते हैं। ओके, यहाँ से निकलती है ये अपने नासिक के पास से, यहाँ से, और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। ठीक है, यहाँ से नासिक से निकल रही है गोदावरी, पेन गंगा जो है यहाँ पर से जुड़ जाती है, पेन गंगा। ठीक है, पेन गंगा। नेक्स्ट देखो, ब्रह्मपुत्र टेक्स अ शार्प टर्न वाइल एंटरिंग इंडिया। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, किस तरीके से जो है ब्रह्मपुत्र शार्प टर्न लेती है इंडिया में एंटर करने से पहले। ठीक है, अब ये देखो, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के अंदर सांगपो बोलते हैं, सांगपो रिवर। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये ओरिजिनेट हुई तिब्बत के अंदर से, और यहाँ पर जो है ये इसने शार्प टर्न लिया और इंडिया के अंदर आके और बांग्लादेश में इसने ड्रेन कर दिया। बांग्लादेश में एंटर होकर बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन कर दिया। ठीक है, तो ये शार्प टर्न है बिफोर एंटरिंग इनटू द इंडिया। ठीक है, एग्जांपल मिल गया आपको, आई होप आपको चीज समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 जो कि बात कर रहा है, द फर्स्ट स्ट्रीम्स टू बी इनिशिएटेड ऑन अ न्यूली इमर्जिंग कोस्टल प्लेन आर कंसीक्वेंट स्ट्रीम्स। ठीक है, देखते हैं इसका क्या मतलब है। द मोस्ट आइडियल लैंडस्केप्स फॉर द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम्स आर। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी कई सारे ड्रेनेज सिस्टम भी देखे हैं। ठीक है, कि ड्रेनेज सिस्टम्स जिस हिसाब से किस पर डिपेंड करते हैं, वहाँ की टोपोग्राफी। ये जो कंसिक्वेंट रिवर्स जो होती है क्या करती हैं, वो प्राइमरली जो अपना ओरिजिनल पाथ जो है ओरिजिनल पाथ जो है ऐसी रिवर्स जो अपना ओरिजिनल पाथ जो है वो प्राइमरली शुरू से लेके फॉलो कर रही हैं अपना ओरिजिनल पाथ। फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है, और ये क्या होता है, इनका जो पैटर्न्स जो वो कैसा देखने को मिलता है, पैरेलल टाइप का, फॉर्मिंग अ पैरेलल टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। पैरेलल टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं जो पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं, उनकी बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं गोदावरी का। राइज कहाँ से हुई है, वेस्टर्न घाट से, नासिक से, और अपना जो ओरिजिनल पाथ है वो फ्लो कर रही है कहाँ तक, सीधे बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। ठीक है, हिल से राइज हुई, अपना ओरिजिनल पाथ जो वो फ्लो कर रही है। ऐसे ही नर्मदा का देख लो, अमरकंटक से राइज होती है, सीधे जाती है अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, तापी का भी देख लो आप, ठीक है, गोदावरी का भी देख लो। तो ये सारी रिवर्स जो है अपना ओरिजिनल जो नेचुरल पाथ जो है उसको फ्लो कर रही है, नेचुरल स्लोप जो है उसको फ्लो कर रही है। ठीक है, सिंपल। और ऐसा तभी होता है जब कोई जो डोम शेप्ड या फिर वॉल्केनिक कोन टाइप में जो है चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, वॉल्केनिक कोन एज इन इस तरीके से वॉल्केनिक कोन नहीं, बट आपको जो है जैसे ये जो हमारा जो सदर्न इंडिया है, यहाँ से वेस्टर्न घाट का स्लोप है, यहाँ से ईस्टर्न घाट का स्लोप है। तो ये जो है वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ये जो ब्रेक हुआ था, और ये जो है वो डेक्कन लावा प्लेट्यू है, वॉल्केनिक कोन टाइप
निकली थी वहाँ से, ये समझ लो, जिसकी वजह से जो है ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जो ब्रेक हुए थे। तो वो डोमल और वोल्केनिक कोन्स टाइप का जो सिस्टम है, इसकी वजह से जो है लैंडस्केप जो है ऐसी जो है वहाँ पर इस तरीके का ओरिजिन और डेवलपमेंट दिखता है आपको ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक है, तो जो है बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। गंगा की कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो कि तिब्बत के अंदर ओरिजिनेट करती है एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर्स। ठीक है, गंगा की, हम इंडस की बात नहीं कर रहे, इंडस की तो काफ़ी पता है, सतलज वगैरह, बड़ी बात हो रही गंगा की। तो यमुना तो उत्तराखंड के अंदर करती है, घाघरा नहीं करती, नेपाल, रामगंगा नेपाल की साइड में। गंडक जो है वो तिब्बत से होके आती है और लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है इसकी, रिवर गंगा की। और ये जो है तिब्बत नेपाल बॉर्डर के पास में जो है ओरिजिनेट होते हुए हिमालय से कट करके जो है एंटीसिडेंट रिवर्स, मैंने आपको बताया थी कौन सी रिवर्स होती हैं, जो कि किसी माउंटेन रेंज के राइज होने से पहले भी फ्लो कर रही थी, यानी कि गंडक वॉज बिफोर राइज ऑफ हिमालयास, वो हो गई एंटीसिडेंट रिवर। ठीक है, तो गंडक जो है एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिवर नर्मदा फ्लोज टू द वेस्ट। ठीक है, while most other large peninsular rivers flows to the east। इसका तो सिंपल सा पता ही है हमें, नर्मदा यहाँ पे बह रही है और यहाँ महानदी है, यहाँ आपका गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ठीक है, ये सब हैं, तापी भी इधर है। तो उसका रीजन पूछा है सिंपल सा, हमें वही करेक्ट स्टेटमेंट जो है बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला देखो, इट इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली। ये बात तो ठीक है, ये जो नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है, इस वजह से जो है इधर भी आ रही है, इसका स्लोप भी इधर है। ठीक है, रिफ्ट वैली में, तो ये तो ठीक है, रिफ्ट वैली कहीं भी दिख जाए कि नर्मदा रिफ्ट वैली या तापी रिफ्ट वैली, ये ठीक है। दूसरा, इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड सतपुड़ास। क्या कह रहा है कि नर्मदा जो है वो सतपुड़ास और विंध्यास के बीच में फ्लो कर रही है। इस वजह से वो, हमारा क्वेश्चन क्या था कि रिवर नर्मदा फ्लोज टू द वेस्ट while the most other large peninsular river flows to the ईस्ट। वाई, हमें ये रीजन बताना था कि नर्मदा जो है वेस्ट में फ्लो कर रही है और ये सारी जो है वो ईस्ट में क्यों फ्लो कर रही है, ना कि हमें ये बताना था कि रिवर नर्मदा विंध्यास और सतपुरास के बीच में फ्लो कर रही है। नर्मदा विंध्यास और सतपुरास के बीच में फ्लो कर रही है, इस वजह से जो है वो ट्रू नहीं है कि नर्मदा जो है वेस्ट में फ्लो कर रही है। तो स्टेटमेंट जो है ओवरऑल ठीक है कि विंध्यास और सतपुरास के नॉर्थ में इसके इस तरीके से है, तो नॉर्थ में विंध्यास है, नॉर्थ में इसके विंध्यास हैं और साउथ में जो है इसके सतपुरास हैं। ये स्टेटमेंट ठीक है, बट ये स्टेटमेंट इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अब अगर यहीं पे नन की जगह 1 और 2 भी होता जात में, तो आप उसको कर देते ऑप्शन को। और लास्ट का देखो, द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। ये बात ठीक है भाई, सेंट्रल इंडिया से स्लोप जो है वेस्ट में है और ये जो है ईस्ट में है स्लोप इसका, रिफ्ट की वजह से ये जो डेवलप हुआ था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है ये डेवलप जो हुआ था उसकी वजह से यहाँ पर फ्लो है, यहाँ पर फ्लो है, बस सिंपल सी बात ये थी। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है तीसरा। तो दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट ठीक है अपने आप में, बट ये जस्टिफाई नहीं कर रहा ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के रीजन को। ठीक है, तो आंसर जो है 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है द आइलैंड ऑफ न्यू मुरी। जो न्यू मुरी का आइलैंड है, न्यू मुरी का आइलैंड जो है एक अनइनहेबिटेड टेरिटरी है। अनइनहेबिटेड यानी कि वहाँ पर जो है लोग बाग नहीं रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर लोग बाग जो है वो नहीं रहते हैं। ये कहाँ पे आता है? ये आता है बे ऑफ बंगाल के अंदर, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, और इंडियन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो आइलैंड है ये वेनिस्ड हो चुका है। इंडियन साइंटिस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं कि ये
आइलैंड जो है वो वैनिश हो चुका है, गायब हो चुका है। न्यू मुरी आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल के अंदर आता है, इंडिया के बॉर्डर और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग हिल्स एंड रीजन। तो क्वेश्चन इस तरह के दिए आते हैं। ठीक है, हिल्स एंड रीजन, एनसीईआरटी के एक मैप, एनसीईआरटी का जो मैप है, बेसिक मैप, उससे भी इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। एनसीईआरटी का जो बेसिक मैप है उससे। ठीक है, बोल रहा है कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स रीजन, कोरोमंडल कोस्ट। अच्छा, पहले आपको कोस्ट कोस्ट बताते हैं, कोस्ट कहाँ पर है, कौन सी कोस्ट है। ठीक है, फिर जो है उस पर आएंगे। तो सदर्न इंडिया का कार्डमम हो गया, कायमूर हो गया, महादेव हो गया, मकर हो गया। तो हमें सेंट्रल इंडिया की जरूरत पड़ेगी। पूरे इंडिया का मैप बना देते हैं। नेपाल, सिक्किम, भूटान, ये अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, ये वेस्ट बंगाल होते हुए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये इधर गुजरात, रन ऑफ कच्छ वाला रीजन आ गया, राजस्थान वाला रीजन आ गया, पंजाब होते हुए ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, तो छोटा सा वो ले लेते हैं, टाइम चेंज करते हैं। देखो, यहाँ पे आती है विंध्यास, यहाँ आता है सतपुरास, ये वेस्टर्न घाट्स हो गए, ये ईस्टर्न घाट्स हो गए। ठीक है, अब पहला बोला इसने कार्डमम हिल्स जो है कोरोमंडल कोस्ट, हम कोस्ट की बात कर रहे थे। कोस्ट जो है कोरोमंडल कोस्ट आता है, ये वाला रीजन जो है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला रीजन जो है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट सीसी। दूसरा कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट रीजन का आता है आपका ये सदर्न वाला जो है मालाबार है, मालाबार, ये आपका आता है कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंट्रल इंडिया तो हो गया ये वाला, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया होगा ये वाला। ठीक है, अब देखो, हमसे पहला जो बोला कार्डमम हिल्स, किससे रिलेट कर रहा है? कार्डमम हिल्स को आता है कोरोमंडल कोस्ट में। अब कार्डमम हिल्स आता है ईस्टर्न घाट्स के अंदर, केरला के अंदर। ठीक है, यानी कि वो आता है इस जगह पर, वो आता है इस जगह पर, बट ये बात किसी कर रहा है? कोरोमंडल कोस्ट की, यानी कि ये क्या होगा? गलत। अगर ये मालाबार कोस्ट के अलोंग बात कर रहा होता, ठीक है, तो ये सही हो जाता। कार्डमम हिल्स जो है वो कोरोमंडल कोस्ट का नहीं है। दूसरा देखो, कायमूर हिल्स, क्या कह रहा है वो? कोंकण कोस्ट। कायमूर हिल पड़ता है आपका, कायमूर रेंज वो पड़ता है इस जगह पर। ठीक है, एक्सटेंशंस ऑफ विंध्यास इसको बोला जाता है कायमूर को। इट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशंस ऑफ विंध्यास, याद रखिएगा। तो ये जो है यहाँ से अगर ये है तो यहाँ पर जो है कायमूर रेंज है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, पहला एंड दूसरा दोनों गलत हो गए। महादेव हिल्स जो है वो सेंट्रल इंडिया, ये बात ठीक है। महादेव हिल्स जो है वो सेंट्रल इंडिया के अंदर पड़ता है, इस जगह पर पड़ता है महादेव हिल्स। महादेव हिल्स यहाँ पर है, इसके बाजू से ही आपको माइकाल रेंज भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर इस जगह पर माइकाल, 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 उसके पास में ही महादेव। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो, महादेव एंड माइकाल दोनों जो है पास में पड़ता है सेंट्रल इंडिया के अंदर। नेक्स्ट मिकिर, ये कह रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, ये बात भी ठीक है। कैसे? अच्छा, मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का आपको छोटा सा मैप बताता हूँ। ठीक है, अब गौर से देखिएगा इसको, यहाँ पड़ता है गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। और इसमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है दफला, मिरी, अभोर, मिशमी, पटकई, बम्ब, नागा। तो ये ऑर्डर आपको याद रखने की जरूरत है। दफला, मिरी, अबोर, मिशमी, पटकई एवं नागा। नागा में है नागा, और पटकई एवं जो है वो इन दोनों के बॉर्डर के लोग हैं। तो ये दफला, मिरी, अबोर, मिशमी, दफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ये रेंज होगी वहां पर। अब ये किसकी बात कर रहा है? मिकिर की। मिकिर आपको कहाँ देखने को मिलती है?
ये आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ही देखने को मिलती है, इस जगह के अलावा मिकिर। ठीक है, ठीक। आप ऐसे याद कर सकते हो, गारो खासी जयंतिया, और उधर जो है उधर जाके थोड़ा सा मिकिर। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर गारो गारो खासी जयंतिया, उसके बाद जो है क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर दफला मेरी अबोर मिशमी, ये हो गया। ठीक है, गारो खासी जयंतिया, दफला मेरी अबोर मिशमी हो गया। नागा पटकई बम, ये भी हो गया। नागा पटकई बम नागालैंड के अंदर, पटकई बम जो है हमने कहाँ देखने को मिलते, उधर हो गई, कहाँ पर, इस अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के एकदम बॉर्डर पर। ठीक है, सिंपल। तो अब आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये रेंजेस जो है याद करना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्योंकि होता क्या है कि कन्फ्यूज़न होती है कि किस कौन सा वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे पड़ता है। ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, कई बार होती है। और ये जो है, इट इज़ ईजी टू गेट कन्फ्यूज, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए, आपके थॉट्स की जो है क्लैरिटी वो रहना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो मिकर के पास में जो है बरेल रेंज भी है, बरेल। ठीक है, मिकर के पास जो है बरेल बरेल रेंज भी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 63 बात कर रहा है किसकी, विच अमंग द फॉलोइंग cities of India will have a midday sun exactly overhead only a year। क्या कह रहा है कि इंडिया इंडियन सिटीज के अंदर मिड डे सन जो होता है, जो यानी कि 12 बजे के आसपास का जो सन जो होता है एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर सनलाइट पड़ती है। ये बात कर रहा है सिर्फ साल में एक बार, सिर्फ साल में एक बार। ठीक है, ऐसा कब पड़ता है। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री है। ठीक है, जस्ट गिव मी सेकंड। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ उससे पहले, कि ये मान लो ये आपका ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस में, लॉन्गिट्यूड से लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है। तो इक्वेटर, ठीक है, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इंडिया की बात करें, इंडिया कहाँ पर आता है, या फिर इंडिया को बस इतना बताता हूँ मैं आपको और के लिए, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। पहला ऑप्शन दिल्ली और चेन्नई। अब जो सन रेज जो परपेंडिकुलर किस रेंज के बीच में रहती है, इस रेंज के बीच में रहती है परपेंडिकुलर। सिर्फ इस रेंज के बीच में जो जो कंट्रीज आ रही होंगी वहां पर जो है आपको सन रेज परपेंडिकुलर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये इसका टिल्ट है एक्सिस का। ठीक है, अर्थ का। दूसरा देखो कि अब इस डायग्राम पर आए तो इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर इस रीजन के अंदर आता है, पूरा सदर्न पार्ट जो है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर देखने को मिलेगी। पर सवाल उठता है क्या इसके अंदर देखने को मिलेगी कि नहीं। इसके अंदर भी मिलती है। वो कैसे मिलती है, वो मिलती है समर सोल्स्टिस के टाइम पर। समर गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, ये जो 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 लाइन जो है ये थोड़ा सा नदरवर्ड्स मूव होती है, नॉर्थ में मूव होती है। ठीक है, तो आपको इन रीजन्स के अंदर भी जो है डायरेक्टली सनलाइट को परपेंडिकुलर देखने को मिलती है। अब इन रीजन्स में आता है यहाँ पर एक दार्जिलिंग, और ये जो श्रीनगर ये भी आता है, यहाँ दिल्ली भी आता है, तो दिल्ली के अंदर भी देखने को मिलेगी। दिल्ली और चेन्नई के अंदर उसने क्या किया, सिर्फ एक टाइम, और वो कब होता है, वो सिर्फ समर सोल्स्टिस के टाइम पे होता है। पर चेन्नई साउथ में आता है, चेन्नई में तो एक से ज़्यादा टाइम हो गया, हो जाएगा, जाहिर सी बात है। एक बार जब नॉर्थ में जा रहा है, एक बार जब साउथ में जा रहा है, एक से ज़्यादा बार हो जाएगा, तो चेन्नई नहीं आएगा। श्रीनगर और दार्जिलिंग दोनों जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शंस, तो सिर्फ एक बार जो है मूव होगा समर सोल्स्टिस के टाइम पे सन। इसके ये जो लाइन है वो इधर, क्योंकि क्या होगा, ये जो टिल्ट जो है वो सूरज की साइड में हो जाएगा, तब जो है यहाँ पर जो है वो परपेंडिकुलर पड़ेगी। ठीक है, जब सन की साइड में होगा तब। नेक्स्ट है हैदराबाद में कोहिमा। कोहिमा
नागालैंड के अंदर पड़ता है, वो नदन में हो गया। और नागपुर जो है वो महाराष्ट्र के अंदर आता है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में हो गया। तब जो आई एम सॉरी, हैदराबाद एंड कोहिमा, तो हैदराबाद भी जो है वो साउथ में आता है, तो तब भी ये ऑप्शन हटा दो आप। नागपुर एंड कोलकाता का देखें तो नागपुर और कोलकाता जो है दोनों के दोनों जो साउथ में ही आते हैं, तब भी इनमें जो है एक से ज़्यादा बार होगा। जो भी साउथ में आ रहे होंगे, इस सीजन के अंदर आ रहे होंगे, उनमें तो है एक से ज़्यादा बार होगा। बट जो नॉर्थ में है उनमें एक से बाद एक ही बार होगा, साल में सिर्फ एक बार होगा, वो भी होगा समर सोल्स्टिस की वजह से। जो इनका एक्सपीरियंस है वो सिर्फ ओवर हो रहा है किस टाइम पर, समर सोल्स्टिस के टाइम पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है रीजन समझ में आया हो कि समर सोल्स्टिस के टाइम पर ही जो है सन ओवरराइड करता है इंडिजेंस में, खास करके श्रीनगर एंड दार्जिलिंग में। यहाँ श्रीनगर है, यहाँ दार्जिलिंग पड़ता है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में आता है, बेसिकली सिक्किम के साउथ में है। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 63rd का ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब इसमें क्या दे रखा है, भाबर, तराई, बांगर, खादर। हमने कल के वीडियोस में भी देखा था, जो लास्ट वीडियो देखे थे, भाबर, तराई, बांगर, खादर, इनके बारे में हम देख रहा था, ये इनका रीजन्स किस तरीके से स्टार्ट होता है। तो हमने बताया था आपको, जैसे ये माउंटेन्स है, यहाँ से कोई रिवर आ रही है, अपने साथ जो है पहले क्या लेके आएगी, बड़े बड़े पत्थर लेके आएगी। तो सबसे पहले जो है अपने जैसे ही जो फुटहिल्स आएगा माउंटेन का, तो सबसे पहले जो बड़े बड़े पत्थर जो है उनको ही जमा कर पाती है। ठीक है, अब इन बड़े बड़े पत्थर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, फिर जब इसके बाद जो है छोटे छोटे जो पत्थर जमा करना स्टार्ट करेगा। अब जब भी कभी पानी फैलाओगे, देखना उसमें कंकड़ पत्थर जो भर के देखना। ठीक है, तो जो वो फ्लो जो है ना, ठीक है, मान लो एक लोटे में आप पानी फैलाओ और उसमें बड़े पत्थर डालो, उसमें छोटे पत्थर डालो, तब जब फेंकोगे तो सबसे करीबी जो है क्या रहेंगे, मोटे मोटे पत्थर, उसके आगे छोटे छोटे पत्थर, फिर छोटे 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 सेडिमेंट्स वाले। ठीक है, ऐसे पैटर्न रहता है, क्योंकि पानी लार्ज एनर्जी जो है, एनर्जी जो रिड्यूस होती है, जैसे जैसे लंबा पाथ होता जाएगा एनर्जी रिड्यूस होती होगी, और जैसे जैसे एनर्जी घटती जाएगी, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होंगे, रॉक्स पार्टिकल्स, बाउल्डर्स होंगे, उनको जो है वो लेफ्ट करता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये आता है तराई रीजन, ये आता है तराई रीजन, ये भाबर, भाबर, उसके बाद है तराई। अब तराई रीजन के अंदर क्या होता है, तराई के रीजन के अंदर रिवर फिर से अपीयर हो जाती है, रीअपीयर, यहाँ पे रीअपीयर हो जाएगी। इस तरीके से फ्लो करना चाहिए, रिवर रीअपीयर। और आपसे सवाल पूछा जाती है कि व्हाट इज द एरिया फ्रॉम भाबर, तराई, बांगर, खादर, जहाँ पर रिवर रीअपीयर होती है, तो आपको तराई याद रखना है, रीअपीयर। ठीक है, दोबारा से आती है, भाबर के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके नीचे दब के फिर से तराई में ऊपर आ जाती है। फिर उसके बाद आता है बांगर, जिसको ओल्ड फ्लड प्लेन बोलते हैं, और उसके बाद आता है खादर, न्यू फ्लड प्लेन। ठीक है, अब देखते हैं इनकी डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, भाबर इज अ नैरो बेल्ट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस अलोंग द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स। कह रहा है कि ये एक छोटी सी बेल्ट होती है जो कि शिवालिक, यानी कि माउंट शिवालिक जो है सबसे सदर्न माउंटेन रेंज है किसकी, हिमालयाज की, उसके ईस्ट और वेस्ट में जो है रन करती है। ठीक है, देखते हैं। अब ये मान लो ये शिवालिक्स है, तो शिवालिक्स के फुट हिल्स में हमेशा कहाँ पे मिलेगी, ये फुट हिल्स में, ये भी फुट हिल्स की बात कर रहा है, फुट की, तो ये बात तो ठीक हो रही है। ठीक है, दूसरा देखो, तराई एक नैरो बेल्ट है रनिंग ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द डायरेक्शंस मार्क्ड बाय द इल ड्रेन्ड मड और मशी लैंड्स। ठीक है, गिव मी सेकंड। तो बेसिकली तराई क्या होगा, एक रनिंग बेल्ट है, ईस्ट वेस्ट से हो रही है डायरेक्शन में। ईस्ट वेस्ट क्यों, क्या है ये, क्या है, इससे कंफ्यूजन नहीं हो रही आपको, तो सवाल नहीं उठ रहा मन में, क्यों है ईस्ट वेस्ट। इस तरीके से जो है ईस्ट वेस्ट जो है, हिमालयाज माउंटेन रेंज जो है वो वेस्ट से ईस्ट में मूव कर रही है, फैली हुई है, इसी वजह से वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बोल देते हैं कहने में, कि ईस्ट से वेस्ट में सेम पैटर्न ऐसा ही होता है। पहले जो है बड़े बड़े पत्थर होते हैं, फिर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, भाबर हो गया, तराई हो गया, बांगर हो गया, खादर हो गया। ये पैटर्न आपको हर जगह देखने को मिलेगा हिमालय के फुटहिल्स में। बस इतनी सी भाषा में। ठीक है, तो ये क्या होता है, मशी एरिया हो गया, थोड़ा सा इल ड्रेन्ड होता है,
थोड़े से छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे आपको, यहाँ पे ज़्यादा अच्छी वेजिटेशन नहीं मिलेगी, ऐसी चीज़ें जो देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये बात भी ठीक है। दूसरा बांगर, बांगर क्या है, ओल्ड फ्लड प्लेन है। अब इसमें क्या होता है, कंपोज ऑफ न्यू अलूवियम फॉर्मिंग द फ्लड प्लेन्स अलोंग द रिवर। ये क्या कह रहा है, न्यू अलूवियम, स्ट्राइक करनी चाहिए थी बात, नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, ये ओल्ड अलूवियम है। तो क्या हो जाएगा, बांगर का क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, और खादर क्या हो जाएगा, न्यू अलूवियम और न्यू फ्लड प्लेन्स। ठीक है, ये स्ट्राइक करनी चाहिए ये बातें। जितना ये आसानी से ये डायग्राम याद रहेगा उतना पूरा कवर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में प्रॉपर दे रखा है ये डायग्राम, जब देखोगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो हमें क्या करना है, मैच करना है बस। फर्स्ट का ए हो गया, सेकंड का बी हो गया, और सी का क्या हो जाएगा फोर्थ, और डी का क्या हो जाएगा सेकंड। देख लो, फर्स्ट का वन, ये वाला हो गया, ये दो हो गया। ठीक है, और सी का क्या होगा फोर्थ, सी का फोर्थ हो गया, और डी का होगा थर्ड। हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। इफ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस व्हाट कुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, का क्वेश्चन पूछ जो आ चुका है पीवाईक्यूज में, और एनसीईआरटी में भी दे रखा है। एनसीईआरटी के सवाल ये कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं एक टाइम के बाद, देखना आप। ठीक है, तो क्या बताना है हमें कि अगर हिमालयास नहीं होते, अगर इस रीजन के अंदर हिमालयाज नहीं होते, ठीक है, तो क्या होता, अगर हिमालयास नहीं होते तो क्या होता, यहाँ से जो साइबेरिया रशिया के अंदर है, यहाँ से जो कोल्ड विंड्स जो आती हैं वो इंडिया के अंदर हो जाती है, और पूरे इंडिया में बर्फबारी होती है। इंडिया के अंदर आप बर्फबारी देखते हैं, ठंड देखते हैं, तो यही है बस रोड, पूरा क्लाइमेट इसने बचा रखा है इंडिया का। मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया, करेक्ट। दूसरा, इंडो गंजेटिक प्लेन्स दे वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव अलूवियल रॉक्स, ये बात भी सही है। ये जो प्लेन्स जो हैं वहाँ पे आपको प्लेन्स नहीं मिलते, फिर इस तरीके के अलूवियल प्लेन्स नहीं मिलते, क्योंकि ठंडे एरिया से जो है विंड आ रही होती है, इतने एक्सटेंसिव नहीं मिलते। दूसरा, लास्ट, द पैटर्न ऑफ मानसून्स वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट इट इज प्रेजेंट। जो मानसून का अब हमें जो पैटर्न मिलता है वो सेम मानसून का पैटर्न नहीं मिलते, ये भी बात सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो नीचे जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। पहला बात कर रहा है द नदर्न पैसिफिक, द नदर्न पैसिफिक इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। जो नदर्न पैसिफिक, अब आपको पैसिफिक ओशन बना देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी चीज़ों को याद करने में। ये देखो, नॉर्थ अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है, ये ठीक है, ये रशिया, ये चाइना का, और इधर जो है वो ऑस्ट्रेलिया। ये नॉर्थ पैसिफिक, सेंट्रल पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन की बात तो चल रही है। अब हमसे क्या कह रहा है, सिंपल, जो नॉर्थ पैसिफिक है वो डीपेस्ट ऑफ ऑल द ओशन। ये फैक्ट है, आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो नदर्न पैसिफिक रीजन है वो एक्चुअली में जो है वो गहरा है पूरे ओशन से। ये जो पार्ट है वो डीपेस्ट है। ठीक है। दूसरा, द साउथ पैसिफिक इज डिवाइड ऑफ मार्जिनल सीज। जो साउथ पैसिफिक है वो ये कह रहा है इसके पास में जो सीज होते हैं, छोटे छोटे वाटर बॉडीज होती हैं, सीज, वो नहीं है। ये स्टेटमेंट इसने गलत बोल दिया, क्योंकि इस रीजन में आपको सी देखने को मिल जाएंगे मार्जिनल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है साउथ वेस्ट पैसिफिक। साउथ वेस्ट पैसिफिक यानी कि ये जो रीजन है एज अ ब्रॉड सबमरीन रिजेस एंड प्लेट्यूज। यहाँ पर जो है बहुत सारे रिजेस और प्लेट्यूज आपको देखने को मिलते हैं। ये बात फैक्ट, ये जो फैक्ट है वो एकदम सही है। ठीक है। नेक्स्ट, द ओशन फ्लोर ऑफ द पैसिफिक, द ओशन फ्लोर ऑफ द पैसिफिक इज फेयरली यूनिफॉर्म विद ब्रॉड राइजेस एंड डिप्रेशंस। जो ओशन फ्लोर जो है पैसिफिक का वो फेयरली जो है वो यूनिफॉर्म है, और जो ऊंचे ऊंचे आपको माउंटेन्स कुछ देखने को मिल जाएंगे और डिप्रेशंस भी कुछ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये चारों में से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो सही है, सेकंड गलत है, और सेकंड गलत क्यों मैंने आपको बता दिया। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग sets of the conditions is necessary for a good cultivation of wheat। तो क्या क्या कंडीशंस ऐसी हैं जो कि वीट के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही लाभदायक है और इम्पॉर्टेंट है। देखो क्या क्या कंडीशंस हैं। मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल, ये बात तो ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में वीट का जो कल्टीवेशन का देखा था कि कब होता है, खासकर विंटर्स के अंदर होता है। तो रेनफॉल तो मॉडरेट होना चाहिए और टेम्परेचर भी मॉडरेट होना चाहिए। दूसरा देखो, हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, गलत। हाई टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल, गलत। समर्स के टाइम पे कभी हीट नहीं देखा होगा आपने, विंटर्स भी होता है ना। लो टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, रेनफॉल अगर लो होता थोड़ा बहुत, मॉडरेट रेनफॉल होता तो चल जाता, बट लो टेम्परेचर नहीं चलता। तो करीबन 15 से नीचे जो है नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है ए जो है सूटेबल आंसर है, वही वही जो है फेवरेबल कंडीशन पैदा करता है किसके लिए, वीट की कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर इफेक्टिव फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया। सॉइल कंजर्वेशन यानी कि सॉइल को बचाने के लिए कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं। सॉइल को बचाने की मतलब सॉइल का जो इरोजन ना हो, ठीक है, डिप्लीट ना हो, ठीक है, उसके न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो खत्म ना हो, ये होते हैं सॉइल को इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, अवॉइड क्रॉप रोटेशंस, नहीं, ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, या फिर जो सवाल जो होता है इसका रीज़न जो क्या है, क्योंकि क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, मान लो आप, ये आपका पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, इस बार आपने आपने वीट का कल्टीवेशन किया, ठीक है, वीट का कल्टीवेशन किया, वीट को किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो अब इस साल क्या होगा, इस खेती में क्या होगा, आपका जो है इस लैंड के अंदर से न्यूट्रिशन की जो है कमी हो गई। पर आपने नेक्स्ट नेक्स्ट बुवाई में क्या किया, आपने ऐसी खेती करी जिससे न्यूट्रिशन जो है सॉइल में और मिट्टी में ऐड हो, यानी कि आपने पल्सेस कर ली। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो है वो फुलफिलमेंट होगी, न्यूट्रिशन ऐड हो गया, फिर से आप कर लो। तो क्रॉप रोटेशन इसी वजह से बेनिफिशियल होता है। तो ये क्या कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर इफेक्टिव फॉर द सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया, ठीक है, ये बात कर रहा था, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन हो रही है, समझ में आया ना। सॉइल की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी वो मेंटेन हो रही है, ठीक है। अब इसने क्या कह दिया, अवॉइड कर दो क्रॉप रोटेशन को, भाई ये तो गलत बात हो गई। अवॉइड नहीं, हमें जरूरत है क्रॉप रोटेशन की, क्योंकि हमें सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन करनी है, सॉइल को कंजर्व कर पाएंगे उसी वजह से। दूसरा, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन से क्या होगा, किसी एरिया में अगर जो है कोई भी प्लांट वगैरह नहीं है, आपने वहां पर जाके जो है प्लांट लगा दिए, उससे क्या होगा, आपका जो है प्लांट जो है जड़ जो है उसकी जो है जमीन में जाती है और सॉइल इरोजन को जो है वो रोकती हैं, ठीक है। तो एफॉरेस्टेशन का फायदा होगा हमें, तो ये तो अच्छी चीज़ है। तीसरा, एनकरेजिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये भी जो है सॉइल के लिए नुकसानदायक जो होते हैं, तो ये भी बात गलत होगी। चौथा, लिमिटिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब आप जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लिमिट करोगे, उससे क्या होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि आप एक रीजन को बर्बाद करते हो, मतलब जलाते हो। अब ये प्रैक्टिस जो है वो पहले होती थी, अभी भी होती है, झूमिंग कल्टीवेशन होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। इसमें क्या होता है कि आप एक रीजन को जलाते हो, पेड़ काटते हो। जब अब हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है, तो हम ये आइडिया हम अभी फॉलो नहीं कर सकते। हमें लिमिट करना पड़ेगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, और उन लोगों को दूसरा ऑप्शन जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। उनको हम सिखा सकते हैं कि आप क्या करो, आप क्रॉप रोटेशन कर लो, ठीक है, जिससे आपको मूव भी नहीं करना पड़ेगा और आपके पास लैंड भी रहेगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, द हिमालयाज स्टार्टेड राइजिंग इन द पीरियड ऑफ, जो हिमालयाज थे वो किस, हिमालयाज का राइज हुआ था ना, जैसे ये इंडियन इंडो ऑस्ट्रो प्लेट थी, ठीक है, वो टकराई थी यूरेशियन प्लेट से। अब जब ये टकराई थी तब हिमालयाज का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। अब वो सिंपल ये कह रहा है कि ऐसा वो कौन सा पीरियड था जिसमें जो हिमालयाज का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, वो था मिडिल ईओसीन का पीरियड। मिडिल ईओसीन एपॉक बोलते हैं, एपॉक, मिडिल ईओसीन एपॉक, करीबन 33.9 मिलियन ईयर्स एगो से लेके
55-56 मिलियन ईयर्स एगो। इस टाइम के पीरियड में मिडिल और ईओसीन एपोक के बीच में जो है मेजर डिवीजन जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो रहता है, और इसी टाइम पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो है डेवलपमेंट हुआ था हिमालयास का स्टार्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से देखना है कि चीज़ें कौन सी जो है करेक्ट हैं। ठीक है, सिंपल, हमें करेक्ट चीज़ें डिटरमाइन करनी है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि द टर्शरी इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड, टर्शरी is the most significant period in India's geological history because the Himalayas were born in this period। ये बात ठीक है कि इस टाइम पर जो है हिमालयास का जो है स्टार्टिंग जो है वो चल रही थी, हिमालयास का फॉर्मेशन चल रहा था, और इसी वजह से टर्शरी पीरियड जो है वो सिग्निफिकेंट पीरियड है इंडिया के लिए, इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तभी तो इंडिया का जो एग्जिस्टेंस है स्टार्ट हुआ हिमालयास का, जब जब इंडो ऑस्ट्रल प्लेट जो टकराई थी, इंडियन प्लेट जो वो टकराई थी जब यूरेशियन प्लेट से, तो हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ, जिससे इंडिया की ज्योग्राफी जो है, इंडिया की जियोलॉजी है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, उसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट, द प्लेस्टोसीन इज मार्क्ड बाय द कोल्ड क्लाइमेट एंड वाइड स्प्रेड ऑफ ग्लेशिएशन। तो जो प्लेस्टोसीन जो है इसको आइस एज वाला जो टाइम जो है, और उसको बोलते हैं स्प्रेड ऑफ ग्लेशिएशंस। तो ये यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट जो है आपको देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट दोनों जो है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, उसके बाद में बात कर रहा है कि द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ इंडिया, ये है अब जो है, अब क्या है सवाल देखो, मेरे को इतनी चीज़ें से समझ में क्यों आया, क्योंकि आई नो दैट हाउ थिंग्स वर्क, हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चंस में से, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में से डिटरमाइन करना है कि कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मोस्ट सूटेबल है पर्टिकुलर स्टेट के लिए। सिंपल, अब देखो, a particular state of India has the following characteristics। पहला, it is located at the same latitude। ये जो है located है कहाँ पर, same latitude पे, which passes through the northern राजस्थान। हम मैप बना लेते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी मैप बनाने की। कौन कौन से स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड एंड हिमाचल। ठीक है, बट इसमें राजस्थान की बात करें तो हम राजस्थान को भी लोकेट कर लेंगे। अब देखो, यहाँ पे आप राजस्थान को बना लो, राजस्थान को, और क्या क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये हो गया, और क्या है, असम, असम आपका यहाँ पे हो गया असम, और क्या है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है आपका यहाँ पे ऊपर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे है उत्तराखंड। ठीक है, साउथ में। अब देखो वो क्या कह रहा है, इट इज लोकेटेड एट द सेम लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू द नदर्न राजस्थान। नदर्न राजस्थान कहाँ आ गया आपका, ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया। अब इस तरीके से देखो, ये मिडिल राजस्थान आ जाएगा, ये सदर्न राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, अब एक सिंपल सा देख लो, अरुणाचल प्रदेश आ गया इसमें, इसकी रेंज में आ गया। ठीक है, उत्तराखंड भी नहीं आ रहा इसके अंदर, साउथ में है ये, उत्तराखंड भी नहीं आ रहा, अरुणाचल प्रदेश आ गया। आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश ही रहने वाला है। बट आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर आप एक बार सिंपल मैप ड्रॉ कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा पहले ऑप्शन से ही, आपको सेकंड रीड करने की जरूरत ही नहीं है। आपको स्टेट की लोकेशन याद रहनी चाहिए, आपने मैप ड्रॉ कर लिया, आपका आंसर आ गया, सिंपल। मैप इस वजह से इंपॉर्टेंट है, मैं इस चीज़ को इस वजह से प्रेफर करता हूँ। बिलीव मी, आप जब ये स्टार्ट करना स्टार्ट कर दोगे हर एक क्वेश्चन में, आपके लिए आसान हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो सेकंड ऑप्शन, इट हैज़ ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। ये बात ठीक है, फॉरेस्ट कवर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ओवर 12% ऑफ द फॉरेस्ट कवर कंस्टिट्यूट्स प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन द स्टेट। ये बात भी ठीक है। तो ये सारी फीचर्स जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें क्या बताना है, करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। फोन, शिनूक, हरमट्टन, सिरोको, ये क्या है, ये है विंड के टाइप। फोन, शिनूक, हरमट्टन एंड सिरोको, ये विंड के टाइप है। अब हमें क्या देखना है, कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। तो फोन तो सही है,
इसका जो इट इज कॉल्ड क्लाइमेट ओएसिस ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर आपको ये देखने को मिलती है फोन, स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलती है फोन। शिन्यू को आपको देखने को मिलती है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और इसको बोलते हैं स्नो ईटर, यानी कि ये बर्फ को खत्म करता है। जब भी स्नो आएगी, ये वार्म विंड होगी, जाहिर सी बात है, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, स्नो को खत्म करेगा, स्नो ईटर हो जाएगा ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर। दूसरा हार्मटन जो है वो डॉक्टर, डॉक्टर इसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया जो है यहाँ पे पड़ता है अफ्रीका के अंदर। ठीक है, तो ये है गल्फ ऑफ गिनिया, और यहाँ पर जो है वो डॉक्टर डॉक्टर विंड जो है इसको बोल देते हैं हार्मटन। ठीक है, सिरोको, सिरोको जो है आपको देखने को मिलती है, यहाँ नहीं देखने को मिलती खामसन में, ये गलत है। खामसन के अंदर जो है, खामसन खुद ही एक विंड है, वार्म विंड है, जो कि इजिप्ट के अंदर है। ठीक है, खामसन जो है वो स्पेन के अंदर नहीं, इजिप्ट के अंदर देखने को मिलेगी, और इजिप्ट आता है आपका इस जगह पे, इजिप्ट आता है इस जगह पे। ठीक है, सिंपल। तो ये चार चीजें होगी जिनसे आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चार चीजें होगी जो कि आपको याद रखने की जरूरत है कि किस किस टाइप्स की। अब इसका जो है प्रॉपर जो है डिस्क्रिप्शन है, एक ये चारों के अलावा जो है और भी जो है चीजें हैं जहाँ पे जो है, और भी जो रीजन्स है जहाँ पर लोकल विंड्स जो है आपको देखने को मिलती हैं, और भी जो रीजन्स है जहाँ पर लोकल विंड्स देखने को मिलती हैं इनके अलावा। ठीक है, अब आई होप आपको ये चारों तो याद है कम से कम। खामसन सिरोको ये जो है आपको इजिप्ट के अंदर देखने को मिलेगी, हरमटन आपको गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया जो गिनिया वाले रीजन के अंदर देखने को मिलेगी, शिनूक जो है स्नो ईटर है नॉर्थ अमेरिका की, फोन जो है वो स्विट्जरलैंड है, क्लाइमेट ऑफ ओएसिस, क्लाइमेट ओएसिस इसको बोलते हैं स्विट्जरलैंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट शेयर द बॉर्डर विद ईच अदर। कौन से स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश करते हैं भाई साहब, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र करते हैं, करते हैं, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा बिल्कुल करते हैं, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा बिल्कुल करते हैं। मैं आपको मैप बना के दिखाता हूँ जिससे कि चीज़ें थोड़ी सी आसान होंगी। अगेन सेम पैटर्न फॉलो करो। ओके, ये चलो सदर्न इंडिया के अंदर गुजरात, गल्फ ऑफ कच्छ वाला रीजन, राजस्थान का रीजन, जम्मू कश्मीर यूटी हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमसे कह रहा है कौन से स्टेट्स हैं जो आपस में लैंड बॉर्डर जो है वो शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश, यहाँ आता है यूपी, यहाँ आता है एमपी कर रहे हैं, यहाँ आता है महाराष्ट्र, यहाँ आता है तेलंगाना कर रहे हैं, यहाँ आता है आंध्र प्रदेश, यहाँ आता है उड़ीसा कर रहे हैं, मिजोरम, नागालैंड, नागालैंड आता है यहाँ पर, मणिपुर बीच में है, मिजोरम यहाँ पर है। ठीक है, तो मिजोरम इज सेपरेटेड फ्रॉम नागालैंड बाय मणिपुर, यहाँ पर मणिपुर आ जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा डी, सिंपल। अब आपको एक बार लोकेशन याद होगी, आंसर आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, जो सबसे लंबा जो बीच है इंडिया का वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है कि जो वो है चेन्नई के अंदर मरीना बीच, मरीना नेचुरल अर्बन बीच है जो कि कोरोमंडल कोस्ट के अंदर आता है, बे ऑफ बंगाल के अराउंड, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर द इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं होती। कुछ क्वेश्चन देखेंगे मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, बट बहुत जल्दी जो है चीज़ें निकाल दी। ये चीज़ें आपको सीखने की जरूरत है कि किस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, किस पे नहीं। स्टैटिक क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर द इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, बताओ क्या नहीं है। अब क्या करो, मैप ड्रॉ कर लो, सिंपल, उनको लोकेट कर लो। अगर नहीं याद आ रहा है तो एक सेकेंड, ये बनाया अपना उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका बांग्लादेश, ये हो गया बांग्लादेश। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा हो रहा है, यहाँ पर त्रिपुरा आ रहा है, मेघालय आ रहा है, वेस्ट बंगाल आ रहा है। ठीक है,
अब देखो, मणिपुर, मणिपुर आता है यहाँ पर, तो मणिपुर तो नहीं है। ठीक है, मिजोरम, मिजोरम आ रहा है यहाँ पर, मिजोरम है। त्रिपुरा, त्रिपुरा है। मेघालय है। तो क्या नहीं है, मणिपुर आंसर हो जाएगा हमारा मणिपुर। सिंपल। वंस यू ड्रॉ अ मैप, यू डू एवरीथिंग। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट अ मैप। ठीक है। जितना आपका ये मैपिंग, अब मैं आपको मैपिंग कराऊंगा। अभी आई रियली डोंट नॉट हैव टाइम। जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है, मैं ये भी जो है मैं आपको, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस उठाता हूँ और करना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे पास जो ब्रीफिंग करने के लिए भी टाइम नहीं है, तो सीरियस वे से मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा सीखो इस चीज़ को। ठीक है। once you do all these things, once you make notes like this with maps, you make notes with maps, आपको जो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।